नमस्कार साथियों। पिछले कुछ महीनों में कुछ खबरें बार बार सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत में चल रही सरकार कभी भी गिर सकती है। लोगों का मोदी जी पर से भरोसा उठ रहा है। गठबंधन के बाकी सभी साथी मोदी जी से खुश नहीं हैं। युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वो कभी भी विद्रोह पर उतर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये कुछ ऐसी सुर्खियां थी जो हाल ही के दिनों में कभी ना कभी आपके सामने भी आई होंगी। अब एक तरफ भारत सरकार को लेकर सुर्खियां दिखती हैं और दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन पर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्होंने इन सुर्खियों को बहुत संवेदनशील बनाने में काम किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल जून जुलाई में बांग्लादेश में हुई हिंसा, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और दूसरा हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ विद्रोह, जिसने वहां की सरकार को गिराने का काम किया। और जो कुछ बातें इन दोनों विद्रोह में एक समान थी वो ये कि दोनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके पास हमारे साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं। दूसरा, इन देशों के साथ हुए विद्रोह का एक मुख्य कारण, जिसके चलते इस विद्रोह को जैनजी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। तीसरा, इस विद्रोह के कारण जो भी समीकरण सामने आए उसमें अमेरिका का हाथ होने की बात भी सामने आती रही। अब ये जो तीसरा बिंदु है जिसमें अमेरिका की बात हो रही है, यही सबसे जरूरी बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु ने एक ऐसी डिबेट को हाईलाइट कर दिया जो पिछले कई दशकों से हमारे बीच मौजूद थी, और इन घटनाओं ने इस डिबेट को एक नया मोड़ देते हुए फिर से एक नई पहचान दे दी। साथियों, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं उसका नाम है डीप स्टेट। अमेरिका में चलता एक समूह जो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली समूह है। यहां तक कि अमेरिका की सरकार और अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस समूह के सामने कमजोर पड़ जाता है। समूह पर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि कुछ युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता इन्हीं के द्वारा योजनाबद्ध होती है, ताकि दुनिया भर के हथियार और तेल व्यापार समेत अलग अलग देशों की सत्ता से अमेरिका को फायदा पहुंचाया जा सके। यहां तक कि यह दावा यह भी है कि सोशल मीडिया और एल्गोरिदम की मदद से डीप स्टेट यह भी तय करता है कि जनता को क्या देखना है, सुनना है, सोचना है। और यह सब करने के लिए इनके पास अरबों डॉलर का बजट होता है, जिसे ब्लैक बजट नाम दिया जाता है, जिसका ना तो कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड होता है और ना ही कोई जानकारी। लेकिन साथियों, इन सारी बातों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या सच में डीप स्टेट मौजूद है या सिर्फ अफवाहों का हिस्सा है? कैसे दुनिया भर में डीप स्टेट की पहचान गढ़ी गई? इतिहास की वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने डीप स्टेट जैसी समूह होने की संभावना को लगातार सिद्ध कर दिया? और क्यों आज भारत के लिए यह विषय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? आज के इस वीडियो में डीप स्टेट का इतिहास, इसके नाम के साथ जुड़े कुछ बड़े कारनामों के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, डीप स्टेट को लेकर जो बात सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये कि ग्रुप दूसरे देशों की सरकार को अमेरिका के हिसाब से कंट्रोल करता है। अब इस बात में कितना सच है ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही। साथियों, डीप स्टेट की शुरुआत कहां से हुई ये जानने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के उस स्टेटमेंट पर एक नजर डालें जिसमें इस पूरे विषय को गंभीर बना दिया था। बात है पिछले साल दिसंबर की, जब राज्यसभा सत्र के दौरान सदन में विपक्ष के नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। इन नारों के बाद जगदीप धनखड़ जी ने अपने बयान में भारत के अंदर डीप स्टेट के बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि ये भारत की यूनिटी, सॉवरेनिटी और प्रोग्रेस के लिए खतरा है। अब धनखड़ जी के इस बयान के पीछे कितनी हकीकत है, इसको हम हाल ही में हुई कुछ घटनाओं से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा डीप स्टेट की पूरी कहानी को खंगाल लेते हैं और आखिर ये सब हुआ कैसे और ये कहां यहां तक पहुंचा, जानते हैं। साथियों, डीप स्टेट की शुरुआत की कहानी जुड़ती है 1950 के बाद हुई कुछ बड़ी घटनाओं से, जिन्होंने अलग अलग देशों की सरकार को गिराया या गिराने की पूरी कोशिशें की। पहली घटना है साल 1953 में हुए ईरान के तख्तापलट की, जिसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 को जिम्मेदार माना गया। इस ऑपरेशन को TPAJAX नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य था ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसदेक को सत्ता से हटाना। लेकिन क्यों? साथियों, इसके पीछे मोसदेक का एक ऐसा निर्णय था जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता बढ़ा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1951 में जब मोहम्मद मोसदेक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया तो इससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि 1951 से पहले ईरान का तेल उद्योग ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी संभाल रही थी, जिससे तेल उद्योग का बड़ा मुनाफा लगभग 84% सीधे ब्रिटेन की जेब में जाता था। लेकिन जब मोहम्मद मोसदेक तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात करने लगे तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह तेल ईरान का है, इसके व्यापार से होने वाले मुनाफे पर भी सिर्फ ईरान के लोगों का हक होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी देश का। मोहम्मद मोसदेक के इस फैसले को ईरान की जनता का पूरा समर्थन मिला। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण से ब्रिटेन को तो भारी नुकसान की चिंता थी ही, इसके अलावा मोहम्मद मोसदेक की नीतियों को लेकर अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान सोवियत संघ के साथ ना चला जाए।
और ऐसे में मोहम्मद मोसदेक को सत्ता से हटाने की योजना बनाई गई, जिसके लिए सीआईए ने ईरान में विरोध प्रदर्शन को उकसाया, मोहम्मद मोसदेक के खिलाफ मीडिया प्रचार का सहारा लिया, राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाए। इस पूरे ऑपरेशन में स्थानीय एजेंट और नेताओं को पैसे और समर्थन दिया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि ईरान में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में वापस लाया गया, जो एक तानाशाह होने के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर चलने वाले लीडर थे। साथियों, 1953 में सीआईए के इशारे पर हुए इस तख्ता पलट के 60 साल बाद 2013 में खुद सीआईए ने इस बात को माना था कि ईरान के इस तख्ता पलट के पीछे उसी का हाथ था। इस घटना के एक साल बाद 1954 में लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और साल फिर 1961 क्यूबा में इसी तरह की एक बड़े सरकार विरोधी घटना हुई। इनके पीछे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ माना गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वाटेमाला और क्यूबा में जब ये घटनाएं हुई तब ये दोनों देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ झुकाव हो रहा था। इसी समय पर अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वॉर भी चल रहा था। ऐसे में अमेरिका को लैटिन अमेरिका में कम्युनिस्ट विचारधारा का मजबूत होना एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, जिसको खत्म करने के लिए एक खुफिया मिशन के तहत दोनों देशों में चल रही कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सरकारों को गिराने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1951 में ग्वाटेमाला की सरकार तो गिरी, लेकिन साल 1961 में क्यूबा की सरकार गिराने के लिए सीआईए का प्रयास फेल हो गया। साथियों, क्यूबा में किए गए इस हमले को बे ऑफ पिग्स नाम दिया गया था। जब इस हमले को अंजाम दिया गया तब क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, जिन्होंने अमेरिका से दूरी बनाकर सोवियत संघ से दोस्ती कर ली थी। इसी दोस्ती को खत्म करने के लिए बे ऑफ पिग्स हमले को अंजाम दिया गया। क्यूबा में विद्रोह करवाए गए, लेकिन फिदेल कास्त्रो ने इस विद्रोह को इतनी अच्छी तरीके से कुचला कि बे ऑफ पिग्स हमला अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती में से एक बन गया। और यह सिर्फ अफवाह नहीं थी कि अमेरिका दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए ऐसे खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था, बल्कि ग्वाटेमाला में हुए विद्रोह के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के वाशिंगटन ब्यूरो चीफ जेम्स रेस्टन ने भी यह बात मानी थी कि मीडिया ग्वाटेमाला और अन्य मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में जो भी जानते थे उसका बड़ा हिस्सा कभी लोगों के सामने नहीं आया। लेकिन साथियों, इन तीनों बड़ी घटनाओं का होना इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लग रहा है। जरा सोचिए कि एक देश के लोगों को अपनी ही पुलिस आर्मी के खिलाफ खड़ा करना, लोगों को अपने लीडर और सरकार के खिलाफ लाना, लोगों से उनके ही देश में दंगे करवाना, अपने ही लोगों का कत्लेआम करने के लिए उकसा देना, वो भी बिना किसी को पता चले। कितना मुश्किल काम है ये। और यही चीज है जो डीप स्टेट चर्चित समूह को ताकतवर होने के साथ साथ खौफनाक बना देती है। ना इसको किसी देश के बॉर्डर का फर्क पड़ता है, ना वहां की आर्मी का, ना वहां की पुलिस की संख्या का, बल्कि ये पैसे और अपने खुफिया लोगों की मदद से इतनी चालाकी और छिपकर काम करती है कि सामने वाला आदमी अपने ही घर में आग लगा रहा होता है और उसको जरा भी भनक नहीं लगती कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन के इशारे पर यह सब हो रहा है। इनकी ये छिपी हुई ताकत ही कारण है कि ट्रंप से लेकर पुतिन जैसे लीडर भी इस समूह को लेकर बार बार बयान देते नजर आते हैं। साथियों, इस गुप्त समूह के पास ये ताकत तो 1950 से पहले ही थी, लेकिन इसे अभी वो पहचान नहीं मिली थी जिसे इसे आज जाना जाता है। क्योंकि इन तीन बड़ी घटनाओं के बाद डीप स्टेट जैसा किसी समूह का नाम लोगों के सामने नहीं आया था, बल्कि ये सब शुरू हुआ 1960 और 70 के बीच, जब अमेरिका के बहुत से गुप्त हस्तक्षेप की जानकारी जनता के सामने आई। और इस जानकारी ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया कि आखिर अमेरिका की इस नीति के पीछे अमेरिका की चुनी हुई सरकार है या फिर खुफिया एजेंसियों के अधिकारी। अब एक तरफ लोगों के बीच यह सवाल था और दूसरी तरफ 1964 में जर्नलिस्ट डेविड वाइस और थॉमस रोज की लिखी हुई एक किताब जिसका नाम था द इनविंसिबल गवर्नमेंट। इस किताब में लिखा गया कि अमेरिका में दो तरह की सरकारें चल रही हैं, एक विजिबल सरकार जिसे चुनाव के जरिए जनता चुनती है, और दूसरी है इनविजिबल सरकार जो किसी के सामने नहीं आती। साथियों, डेविड वाइस और थॉमस रोज ने अपनी इस इनविजिबल गवर्नमेंट वाली थ्योरी को सीधे सीधे उन खुफिया ऑपरेशंस से जोड़ा जो सीआईए की मदद से दूसरे देशों की सरकार को गिराने के लिए किए जाते थे। मतलब सीआईए के कुछ लोग ही किताब में बताई गई इनविजिबल गवर्नमेंट को चला रहे थे, और यही वो इनविजिबल गवर्नमेंट थी जो दुनिया भर के देशों में दंगे, सरकार गिराने के काम को अंजाम दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हितों को साधने के लिए। यानी ये कहना भी गलत नहीं होगा, यही वो लोग थे जिन्होंने आज की सुपर पावर अमेरिका की नींव रखी। क्योंकि अगर ये ना होते तो अमेरिका और सोवियत संघ का कोल्ड वॉर कुछ अलग ही परिणाम लेकर सामने आता।
और इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यह दावा किया जाता है कि डीप स्टेट की ताकत के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति की ताकत भी कम पड़ जाती है। और इस दावे को और ज्यादा मजबूत बना देता है जॉन एफ कैनेडी का मर्डर केस। कहा जाता है कि 1961 में क्यूबा में हुए मिशन के फेल हो जाने के बाद जॉन एफ कैनेडी और सीआईए के बीच कुछ बहस हो गई, जिसके बाद कैनेडी ने चर्चित इनविजिबल गवर्नमेंट के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सोवियत संघ और क्यूबा के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन कैनेडी के इस प्रयास ने सीआईए की इनविजिबल गवर्नमेंट को गुस्सा कर दिया, जिसके कुछ दिन बाद कैनेडी की हत्या कर दी गई। साथियों, ऐसा कई बार हुआ, इस हत्या का दोषी सीआईए को माना गया। कैनेडी की हत्या के अगले साल ही प्रकाशित हुई द इनविजिबल गवर्नमेंट किताब में किए गए दावों के बीच पहली बार डीप स्टेट जैसे किसी समूह के होने की बात सामने आने लगी। फिर साल 1967 में रैम्पार्ट मैगजीन में यह खुलासा हुआ कि सीआईए ने खुफिया रूप से नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन को खड़ा किया था ताकि इसकी मदद से नए नए उभर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्र आंदोलनों को लिबरल और कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोध की तरफ धकेला जा सके। साथियों, 1960 से 70 के बीच सामने आई इन सारी जानकारियों ने अमेरिका में डीप स्टेट जैसे समूह के होने की संभावना को लगभग पक्का कर दिया था। लेकिन साल 1970 से लेकर आज 2025 में, यानी कि 55 साल बाद, डीप स्टेट की जो नई बहस शुरू हुई है, उसके पीछे दूसरी घटनाओं का हाथ है जो पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आई है। सबसे पहली घटना साल 2013 की, जब यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के प्रभाव से दूर होकर रूस के करीब हो रहा था। इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। यूक्रेन की रूस से बढ़ती नजदीकियां यूरोप समेत अमेरिका को परेशान कर रही थी। यही सेम चीज हमें ग्वाटेमाला, क्यूबा और ईरान के साथ भी दिखी थी। तो यहां पर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के छात्र संगठन और एनजीओ को फंडिंग दी जाना शुरू हुई। 2013 के नवंबर में यूक्रेन सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हुए, जो धीरे धीरे बढ़े। बाद में ये प्रदर्शन पूरे यूक्रेन में होने लगे। इसे नाम दिया गया रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। लगभग 5 महीने तक चले इन सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद फरवरी 2014 में यूक्रेन में सरकार गिर गई और यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को रूस में जाकर छिपना पड़ा। प्रदर्शन के बाद यूक्रेन की नई सरकार बिल्कुल अमेरिका के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, जिसने रूस से अपनी नजदीकियां कम कर दी थी। इन प्रदर्शनों के बाद अमेरिका का जो प्रभाव यूक्रेन के ऊपर बढ़ा, इससे साफ हो जाता है कि किस तरह ये प्रदर्शन प्लान किए गए थे। हाल ही में जब हम बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता परिवर्तन को देखते हैं, तो वहां भी यही कहानी दिखती है। जहां क्यूबा, ग्वाटेमाला, ईरान, यूक्रेन में रूस के प्रभाव को कम करने की बात कही गई थी, वहीं बांग्लादेश और नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की रणनीति थी। हालांकि इन सारी घटनाओं पर कोई पुख्ता प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता। ये सीआईए के इशारे पर हुआ था, लेकिन सभी समीकरण ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। घटना घटने के समय और उसके बाद हुए परिवर्तन से काफी हद तक यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कौन है। और अगर ये सब कम पड़े तो अमेरिका का इतिहास हम सब के सामने है। कैसे उसने अपने हितों को साधने के लिए दूसरे देशों को युद्ध में झोंका, वहां सरकारें गिराई, अपने फायदे के लिए किए गए विद्रोह के नाम पर ईरान में तानाशाही सौंपी, तो अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के कई देश, ऐसे उदाहरण, कितने उदाहरण हमारे सामने हैं जिनमें यह साफ होता है कि अमेरिका ने तेल के व्यापार और हथियार के व्यापार, संसाधनों पर नियंत्रण, इन सारी चीजों के लिए समय समय पर अपनी छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग किया। पिछले कुछ महीनों में भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही नोटिस किया गया था, जब युवाओं के आंदोलन, फिर चाहे वो परीक्षाओं के लिए हो रहे हों या फिर सरकार के किसी प्रोजेक्ट के विरोध में हो रहे हों या फिर जैसे किसी क्रांतिकारी के या फिर किसी भी आंदोलनकारी की गिरफ्तारी के विरोध हो रहे हों, ये सारे कहीं ना कहीं उस पूरे पैटर्न को समझा रहे थे, एक पूरी प्लेलिस्ट को समझा रहे थे कि ये किसी दूसरी दिशा की तरफ तो नहीं ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी लोकतंत्र में विरोध का तरीका कोई और तरीके से होता है। अगर भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जनता को उतरना है तो वह ऐसे ही सड़कों पर आएगी, जैसे किसान आए थे, जैसे छात्र आए थे, जैसे राजनीतिक दल आए थे। लेकिन ये अगर कंट्रोल से बाहर निकल जाएं तो सरकार को पलट देते हैं। भारत में विरोध का इतिहास लंबा रहा है, सरकारें बदली हैं और सरकारें बदलना लोकतंत्र में कोई पाप नहीं होता। लेकिन ये किसी और देश के लाभ के लिए हो तो फिर वो आपको बुरा झटका देता है। डीप स्टेट भारत में जब चर्चा का विषय बनता है तो इसे देखने का तरीका मात्र एक यही होता है कि कहीं इसके पीछे अमेरिकी हित या फिर रूसी हित तो नहीं है, हमें कहीं पपेट बना के तो नहीं खेला जा रहा है। इसी तरीके से भारत में डीप स्टेट सुर्खियों में बना रहता है।
हाँ, आप जरूर इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि डीप स्टेट का नाम लेकर के सरकार अपनी मनमानी भी तो कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि पुलिस का नाम लेकर के बहुत बार अपराधी अपराध कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डीप स्टेट का नाम लेकर सरकारें भी अपनी ताकत का मिसयूज कर सकती हैं। लेकिन सच क्या है, ना तो डीप स्टेट के बारे में किसी को पता, और सरकारें काम सही में कैसे करती हैं, ये भी शायद ही किसी को पता हो। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।